एक आपके लाइफ से पूछा गया क्वेश्चन है, 7 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, क्या मुझे ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए? अगर हाँ तो कब? अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हूँ या नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। दो चीज़ें आती हैं। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं तो फिर यहाँ पर उनके लिए मेरा सलाह ये रहेगी कि भाई अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं 7 महीने में, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे होने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट तो बना रहे हैं लेकिन उस प्रॉफिट को आप लूज कर देते हैं। यानी पैसा कमाना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉफिट को बचाना आपके लिए चैलेंज है। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अपने ट्रेड्स उठा के देखिए कि जिन ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है वो ट्रेड्स आपकी स्ट्रैटेजी या आपके जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से कितने मार्क्स आप उस ट्रेड को देंगे। आपने एंट्री एग्जिट सही करी थी, एग्जिट जहाँ पे करिया, जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया वो सही था नहीं था, आप उसको देखिए। प्लस जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं उनके ऊपर भी काम करिए कि जिन ट्रेड्स में हमें लॉस हो रहा है वहाँ पे हम ऐसा क्या कर रहे हैं या ऐसा क्या ठीक करें कि ये लॉस मेकिंग ट्रेड्स कम होने लगे। जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे यानी जो कमा रहे हैं वो जा रहा है, तो अगर लॉस मेकिंग ट्रेड्स के ऊपर थोड़ा सा कमी आने लगे तो आपको प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ है कि आप 7 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप लगातार लॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में पहले तो आपको ट्रेडिंग रोकना चाहिए और एक थोड़ा सा अपने साथ बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करिए, एक आत्ममंथन करिए कि आप कर क्या रहे हैं। अपने ट्रेड्स उठा के देखिए, भाई कभी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं? जो ट्रेड्स लिए थे क्या वो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से थे, नहीं थे? जो आपने स्टॉप लॉस लिया वो स्टॉप लॉस सही था या नहीं था? जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने एंट्री तो कर ली लेकिन आपको एग्जिट नहीं पता था कि प्रॉफिट में कहाँ एग्जिट करेंगे और लॉस में कहाँ एग्जिट करेंगे, आपको नहीं पता था। तो इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। प्लस आइडेंटिफाई करिए कि हम ऐसे क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अब वो मिस्टेक ट्रेड की भी हो सकती है, वो मिस्टेक साइकोलॉजिकली भी हो सकती है, वो मिस्टेक माइंडसेट की भी हो सकती है। हो सकता है हम अंदर इंट्राडे की कोई स्किल ना हो, इंट्राडे ट्रेडिंग की कोई स्किल ना हो, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आपके साथ आ रहे हैं कि ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते जिसकी वजह से आप नुकसान में जा रहे हैं, इनको पॉइंट आउट करिए। अब अगर आप इनको ठीक कर सकते हैं तो एक कोशिश करिए उनको ठीक करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ये चीज़ें तो हमसे नहीं हो सकती, तो अगर नहीं हो सकती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग करिए। आप चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया लेकिन मैं ट्रेडिंग कर पाता हूँ, ये मेरी स्किल है। आप हो सकता है बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकता है बहुत अच्छे इंजीनियर हो, बहुत अच्छे सीईओ हो, लेकिन ट्रेडिंग आपकी स्किल नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको इन्वेस्टमेंट लगे आप वो कर सकते हैं। आपने 3 शब्दों का यूज किया, ओवर ट्रेडिंग, ओवर पोजिशनिंग, ओवर लेवरेजिंग। क्या ये तीनों सेम है या तीनों अलग? तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। उस तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों चीज़ें ओवर हैं। कोई भी चीज़ अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं तो नुकसानदेह हो सकती है। हो सकता है वो चीज़ अच्छी हो लेकिन चूंकि वो ज़्यादा हो गई है आपको नुकसान कर रही है। जैसे ओवर ट्रेडिंग है। ट्रेड करना एक अच्छी बात है, आप दिन में 1-2 ट्रेड ले रहे हैं, एक हेल्दी हैबिट है। लेकिन आप दिन में 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड ले रहे हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो एक एक दिन में 70-70, 80-80 ट्रेड ले रहे हैं। तो ये हेल्दी चीज़ नहीं है। इसमें एग्जॉस्शन आएगा, आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी ख़राब होगी, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ख़राब होगी, क्वालिटी ख़राब होगी और इवेंचुअली आप लॉस करने वाले हैं। ओवर पोजिशनिंग की जहाँ तक बात आ रही है, भाई मेरी कैपेसिटी है कि भाई मैं 1 लॉट खरीद सकता हूँ या 100 शेयर खरीद सकता हूँ, लेकिन लालच में मैंने 10 लॉट खरीदे हुए हैं या 1000 शेयर खरीदे हुए हैं। तो ट्रेड अगर मेरी दिशा में चला गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरे से अगेंस्ट गया तो फिर मेरे लिए तगड़ा नुकसान हो सकता है। या फिर हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, मुझे लॉस दिखा रहा हो अच्छा खासा और मैं घबरा के निकल जाऊं क्योंकि मेरा माइंडसेट अभी उसके लिए तैयार नहीं है और बाद में वही ट्रेड प्रॉफिट दे दे। तो ओवर पोजिशनिंग का सीन ये है कि वो पोजीशन साइज जिसमें आपका हार्ट बीट में कोई चेंज नहीं आता है, आप एकदम न्यूट्रल रहते हैं, दैट इज द परफेक्ट पोजीशन साइज फॉर यू। इसके ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ सकते। अब बात आती है ओवर लेवरेजिंग की। तो लेवरेज बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है हम उसके अगेंस्ट कितने टाइम्स का माल उठा सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं।
तो ओवर लेवरेजिंग, मैं तो इनफैक्ट ओवर छोड़िए, मैं लेवरेजिंग को ही कभी एंटरटेन नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ कि लेवरेज नहीं हो। जितना पैसा है उतने में ट्रेड करिए, तब तो आपके लिए ठीक है। क्योंकि देखो, ओवर लेवरेज करने में प्रॉफिट अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर लेवरेज में अगर लॉस हो रहा है तो ज़बरदस्ती का आपका जो कैपिटल है उसका एक अच्छा खासा चंक आपको नुकसान के तौर पर देना पड़ सकता है। तो जहाँ के ऊपर भी ओवर ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, ओवर पोजिशनिंग आ रही है, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। लेवरेज जितना कम से कम लेवरेज ले पाएँ आप, उतना कम से कम लेवरेज करिए। ओवर ट्रेडिंग में जितने कम से कम एक दिन में आप ट्रेड लेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है, उतने अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। और पोजीशन साइज, जितनी छोटी आप पोजीशन साइज रख पाएँ जो आपके माइंडसेट के हिसाब से हो, उसको कंट्रोल में करके चलें। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। आपके हिसाब से एक नया ट्रेडर क्या क्या गलतियां कर रहा है? सबसे पहली गलती जो एक नया ट्रेडर कर रहा है, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख रहा है और उसके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप आज मार्केट में आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो ओवरनाइट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको लंबे समय इस मार्केट में देना पड़ेगा और डिसिप्लिन से देना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली गलती आपकी एक्सपेक्टेशन की है कि आपने आज ट्रेडिंग स्टार्ट करी और एक महीने बाद आप कह रहे हैं मैं तो प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। आप इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। दूसरी मिस्टेक ट्रेडर कर रहा है कि वो दूसरों के एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं लोगों के, मेरा भी यूट्यूब लाइव रहता है, ऐसा नहीं है, और वहाँ पर जो वो डिस्कस कर रहा है वही बोल रहा है, वही वो कर रहा है, लेकिन वो उसके पीछे का रीज़न समझना नहीं चाह रहा है। जैसे मैं भी एनालिसिस लाइव में देता हूँ तो उसके पीछे का एक रीज़न देता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब वो एनालिसिस कभी कभी अच्छी जाती है, कभी कभी गलत भी हो जाती है, लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ एक एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। नया ट्रेडर उस एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ा है। वो ये देख रहा है कि इन्होंने बोला है यहाँ से बाय तो बाय, इन्होंने बोला है यहाँ से नीचे जा सकता है तो हम सेल कर देंगे, और जब नुकसान हो जाएगा तो कहेगा आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो पहली चीज़ है कि अपनी एनालिसिस करना सीखो। कभी गलत होगे, कभी सही होगे, लेकिन अपनी एनालिसिस को जब करते रहोगे तो लॉन्ग रन में आपके ऊपर, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। तीसरी चीज़ एक वो कर रहा है, वो स्ट्रैटेजी हॉपिंग बहुत कर रहा है। यानी एक हफ्ता एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया, कोई भी स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं करती है, उसमें 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, उसने कहा कि नहीं ये काम नहीं कर रही, अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। फिर वो किसी और की स्ट्रैटेजी पकड़ ली, उसमें एक हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं मिला उसको, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। लेकिन अगर पहली जो स्ट्रैटेजी जिस पे उसने काम किया था, अगर उसी को वो कंटिन्यू करता रहता तो बाय द एंड ऑफ द मंथ उसे कुछ बेटर रिजल्ट्स मिलने लगते। तो ये स्ट्रैटेजी हॉपिंग की जो आदत है, इसको भी अगर हम कंट्रोल कर लें, एक ही चीज़ के ऊपर स्टिक कर दें, तो हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हो सकते हैं। क्या इसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है? इसमें सेल्फ अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। हमें क्या चाहिए हमें खुद ही नहीं पता है। हमें बस एक चीज़ समझ में आ रही कि स्टॉक मार्केट से पैसा आ सकता है, वो कैसे आएगा, हम उसको कैसे कमा सकते हैं, क्या हम उस काबिल हैं कि हम पैसा कमा सकते हैं। भाई हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, मैंने बोला। ये सारी चीज़ें आपको एक बार समझना पड़ेंगी और सेल्फ रियलाइजेशन तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है मैं कोई काम कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, इससे आप छोटे नहीं हो जाते या मैं बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हो सकता है बहुत से काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हर इंसान का एक अलग अलग टैलेंट होता है, आपको हर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग का साइकिल चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आपको एक दिन सडनली आपको प्रॉफिट हुआ और उसके बाद फिर आप लगातार प्रॉफिटेबल हैं। ओवर द टाइम मार्केट की फ्लक्चुएशंस, मार्केट का जो नेचर होता है वो चेंज होता है। आज से 3 साल पहले जिस तरह से मार्केट बिहेव करता था, आज वैसे बिहेव नहीं करता है। आज से 3 साल बाद जिस तरह मार्केट बिहेव करेगा वैसा आज नहीं करेगा। हमें ओवर द टाइम अपने आप को इवॉल्व करना है और ये एक लर्निंग कर्व चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बस आप एक दिन आया कि आपको बस एक बैज मिल गया कि नहीं अब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अब आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू लर्न एवरी सिंगल डे। कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आपका लर्निंग मोड ऑन रहेगा आपकी ट्रेडिंग ओवर द टाइम इवॉल्व होती चली जाएगी। रिजिडनेस नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। एग्जैक्टली, रिजिडनेस नहीं चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए सीखने के लिए। आप गलत होंगे और उस गलती को ठीक करेंगे आप, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कहाँ से लेके आए? कॉन्फिडेंस देखिए तभी आएगा जब आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया हो, और वो प्रैक्टिस छोटी पोजीशन से किया हो, तभी आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है जो क्रिकेट में
क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेता है, आज उसका फर्स्ट डे है, उसको उसके कोच ने बोला पैड अप, जाके वो पैड्स पहन के अपने नेट पे जाके खड़ा हो गया और उतने में शोएब अख्तर बॉलिंग करने के लिए आ जाए, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे की क्या हालत होगी? लेकिन वहीं पर उसी का हम उम्र कोई बच्चा होगा जिससे बॉलिंग कराई जाएगी, तो बच्चा धीरे 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 उसको समझना सीखेगा, फिर धीरे धीरे कैसे डिफेंड करना है वो सीखेगा, फिर धीरे धीरे शॉट्स मारना सीखेगा, फिर उस मैच में खेलेगा, तब इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ से फिर उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। कन्विक्शन की बात जहाँ तक आ रही है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका उस चीज़ को लेकर कन्विक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप रैंडम, जैसे मैंने भी स्ट्रैटेजी हॉपिंग की बात करी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी आप हर हफ्ते चेंज कर रहे हो तो आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा। लेकिन हम एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि ये सेटअप बन रहा है और कैंडल एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रही है, तो मुझे कन्विक्शन आएगा कि भाई मेरे सेटअप के हिसाब से बहुत बढ़िया लोकेशन है, ये मेरा एक स्टॉप लॉस हो सकता है और यहाँ से मेरा बाय या सेल का ट्रेड बन सकता है। यहाँ से कन्विक्शन आपको आता है। जब तक आप उस चीज़ को रियल मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करते, पहले छोटी पोजीशन फिर बड़ी पोजीशन में, तब तक आपको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन नहीं आएगा। इसी का विपरीत ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का सीन तो सिंपल ये है कि 4 दिन प्रॉफिट हो सकता है आपको, और तुक्के से भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। आपने बाय किया ऊपर चला गया, आपने सेल किया नीचे चला गया, 2 बार हुआ 3 बार हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ने लगा। यहाँ पर आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम प्रोबेबिलिटीज़ पर ट्रेड करते हैं, हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस इंसान को ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि आज तो दिन मेरे हिस्से का दिन चल रहा है, आज मेरे हक का दिन है, आज तो मैं जो भी ट्रेड लूँगा प्रॉफिटेबल होगा, और फिर वो पोजीशन साइज अपनी रैंडम करता है और फिर नुकसान उठाता है। सेबी के अनुसार 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ बात बोलूँगा कि जो सेबी ने 90% वाली बात कही है, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक ही ट्रेड किया है और उसमें नुकसान उठाया है, तो वो लोग भी आ गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर उन लोगों को देखें जो रेगुलरली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो शायद ये परसेंटेज 90% से घट के काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन खैर, फिर भी अगर हम इसको 90% भी मान लें, तो यहाँ पर नुकसान उठाने की मेन वजह आपकी एक्सपेक्टेशन ही है। हमारे पास कोई एंट्री लेवल बैरियर नहीं है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर उसके लिए एक एप्टीट्यूड होता है, हम उसकी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अगर हम सेलेक्ट हुए तब जाके हम उसकी पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे, इंटर्नशिप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या सीए बनेंगे। पहली चीज़ होती है एप्टीट्यूड, क्या हमारे अंदर वो सलाहियत है कि नहीं है। अब ट्रेडिंग में हमारे पास कोई एंट्री लेवल बैरियर नहीं है। कोई भी आदमी अपना फ़ोन उठाएगा, एक ऐप डाउनलोड करेगा, उसमें अपना अकाउंट बनाएगा, अपना आधार पैन ऐड करेगा, बैंक अकाउंट लिंक करेगा, पैसा ट्रांसफ़र करेगा, ट्रेडिंग कर सकता है। ही शुड बी 18 ईयर्स प्लस, ये कर सकता है। यहाँ पर कोई उससे नहीं पूछ रहा कि तुमने कितना सीखा, क्या सीखा, तुम्हें आता भी है, नहीं आता है, पहले सीख लो, कोई नहीं पूछने वाला। अब उस वजह से उसे लगता है कि बस एक फ़ोन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर बस जाके बाय सेल करने से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं भी यही सोचता था पहले। एक एंट्री लेवल बैरियर जहाँ तक मुझे लगता है होना चाहिए, एटलीस्ट अगर सेबी की तरफ से नहीं आ रहा तो हम अपना तो कर ही सकते हैं कि चलो ठीक है हम ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन पहले हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। अगर हम सीख के करना शुरू करें ट्रेडिंग, तो शायद ये परसेंटेज 90 से घट के अच्छी खासी कम भी हो सकती है। ये हुई सेबी की और ट्रेडर्स की बात। अब मैं जानना चाहता हूँ आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा डेली रूटीन कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन इफ आई वुड से। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ऑफर माई प्रेयर्स और थोड़ा बहुत फ्लोर एक्सरसाइजेज जो होती हैं, देन आई फ्रेशन अप, बेटे को स्कूल छोड़ के आए, देन फिर आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई कम ऑन माई सिस्टम। उसके बाद आफ्टर मार्केट आवर्स अगर मुझे कोई मीटिंग है या कोई कंटेंट क्रिएट करना है तो किया, नहीं तो आई हेड बैक टू माई होम और इट्स फैमिली टाइम। आई शाम को पार्क वगैरह जाता हूँ बेटे को लेके, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। देन शाम को आए, बुक्स वगैरह पढ़ी, डिनर एंड देन स्लीप टाइम।
सो इट्स वेरी बोरिंग। मेरा कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग रूटीन नहीं है। हाउ डू यू कंटिन्यू टू लर्न एंड इवॉल्व एज अ ट्रेडर? देखो, मैंने बोला आपसे कि लर्निंग और एवोल्यूशन जो है ये एक नेचर का हिस्सा है। अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आप अगर हिस्ट्री देखें अपनी, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ह्यूमंस ने काफ़ी इवॉल्व किया है। पहले हम कैसे थे, फिर कैसे हुए, फिर कैसे हुए। या कुछ एनिमल्स को अगर आप देखेंगे जो इवॉल्व नहीं कर पाए, वो ख़त्म हो गए, आज उनके अवशेष मिलते हैं आपको। तो ओवर द टाइम आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका बेसिक नेचुरल रिक्वायरमेंट है। अब उस एवोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, एक ओपन माइंड रखना है। हम जो स्ट्रैटेजी अभी यूज़ कर रहे हैं, हम जिस तरीके से अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। अगर हमारे लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। हम उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, या हमेशा एक ओपन माइंड रखें कि अब मार्केट में क्या क्या धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम इन सब चीज़ों के लिए जब हम ओपन रहते हैं, ओपन माइंड रखते हैं, तो ओवर द टाइम हम धीरे धीरे इवॉल्व करने लगते हैं। अगर आप मेरी 2 साल 3 साल 4 साल पहले की ट्रेडिंग देखेंगे तो सेम स्ट्रैटेजीज़ हैं, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 साल बाद थोड़ा सा और डिफरेंट हुआ, आज थोड़ा सा और डिफरेंट है। स्ट्रैटेजी सेम है, मैं भी सेम हूँ, लेकिन ओवर द टाइम हम इवॉल्व कर गए क्योंकि हम ओपन माइंड रख के चल रहे थे। डू यू मैनिफेस्ट? यस आई डू। मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ, और आज मैं जो भी हूँ मैनिफेस्टेशन ही है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करिए, खाली मैनिफेस्टेशन करने लगिए तो सब कुछ हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यस, मैनिफेस्टेशन इज समथिंग। हाउ डू यू बैलेंस ट्रेडिंग विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ? देखिए, जहाँ तक मैंने भी बताया कि ट्रेडिंग एक आपको सेंस ऑफ फ्रीडम दे देता है अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो जहाँ तक बैलेंस की बात है, ट्रेडिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मेरे घर में ही सेटअप लगा है, मैं उसी पे ट्रेड कर लेता हूँ। बाकी चीज़ों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कल भी खुलेगा, और अगर आज जल्दीबाजी नहीं करी तो कल भी हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और बाकी कामों को भी मैं उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूँ कि कोई काम अगर होना है और अगर वो 3:30 के बाद हो सकता है तो मैं 3:30 के बाद उस काम को करूँगा। अगर वो 3:30 से पहले ही होना है तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने टाइम को एडजस्ट करता हूँ। एंड हाउ डू यू मैनेज स्क्रीन टाइम? मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड है। मैं अपने सिस्टम पे जितनी देर बैठा हूँ यही मेरा एक मेजर स्क्रीन टाइम होता है। मैं फ़ोन पर ज़्यादा एक्सेस नहीं करता हूँ अनलेस रेंटल इट्स वेरी नेसेसरी। मैं स्क्रोलिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ। बहुत हो गया तो आई वुड वॉच अ मूवी और आई वुड वॉच अ सीरीज़ 1 or 2 एपिसोड्स, वो वंस इन अ वाइल होता है। तो मेरा मेजर स्क्रीन टाइम है वो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो दिन भर में शायद ही मेरा कोई 1 घंटे से ज़्यादा का कोई स्क्रीन टाइम होता होगा अदर देन माई सिस्टम, तो काफ़ी कम है वो। आई वुड मैं बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, बुक्स को पढ़ने में रादर देन स्क्रीन्स। हाउ डू यू जर्नलाइज योर ट्रेड्स? जर्नलाइजिंग की जहाँ तक बात है तो जैसे बहुत से लोग अपने ट्रेड्स को जब जर्नल करते हैं तो उसमें लिखते हैं मैंने कितने बजे ट्रेड लिया, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितने पॉइंट्स बुक किए। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सिंपली इतना देखता हूँ कि मैंने आज की डेट में क्या ट्रेड लिया, किस चीज़ में ट्रेड लिया, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड था, और उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट ट्रेड। वो बाय ट्रेड भी हो सकता है, वो सेल ट्रेड भी हो सकता है, क्या रीज़न था। इसके बाद फिर मैं उसका एक बार रिजल्ट लिख देता हूँ और फिर रिमार्क्स में जाके लिखता हूँ कि उस पूरे ट्रेड के दौरान क्या क्या हुआ। मैंने क्या, अगर कोई गलती करी है तो क्या गलती हो सकती है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मैं जनरली नहीं करता तो वो क्या हो सकता है, मैंने जल्दी बुक कर लिया, मैंने ज़्यादा वेट किया, मैंने टारगेट को पहले से नहीं रखा था वहाँ पर, टारगेट मैंने बाद में उसमें लगाया। ये सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ। मेन मेरा जो फोकस होता है रीज़न बिहाइंड दैट ट्रेड और रिमार्क्स, क्या गलती करी और क्या चीज़ ऐसी थी जो मैं और अच्छी कर सकता था। इन 2 चीज़ों के ऊपर जब मैं 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद देखता हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगती है कि हाँ ये एक चीज़ है जो आजकल मैं थोड़ी सी ज़्यादा करने लगा हूँ, क्योंकि ओवर द टाइम आप जब वही चीज़ रिपीट करते हो तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। आप न्यू स्ट्रैटेजीज कैसे अडॉप्ट करते हो? देखो, न्यू स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने के लिए पहले तो हम ऑब्वियस सी बात है किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं कि ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स हों
जो हम बाय या सेल करेंगे, तो या तो मैंने किसी से सीखी वो स्ट्रैटेजी या ओवर द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कुछ चीज़ों को, और फिर उसको हम फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट एज इन कि लाइव मार्केट में हम उसको खाली देख रहे हैं कि ये सेटअप अब बन रहा है, इसका रिएक्शन देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है सेटअप। जब कुछ दिन तक हमें लगता है कि हाँ ठीक काम कर रहा है, तब फिर हम उस पर एक छोटी पोजीशन साइज से मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली छोटी पोजीशन से एक ट्रेड लूँगा, देखूंगा कि उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो किस तरह से वो सेटअप काम कर रहा है। और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये काम तो कर रहा है, प्रॉफिट भी छोटा मोटा हो रहा है, लेकिन ये ईज़िली आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकती है, तब तो ठीक है। अगर देख रहा हूँ कि नहीं इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। और फिर उसको मैं अपने लाइव में भी अक्सर शेयर करता हूँ कि देखो ये सेटअप बन रहा है, ये मैं अभी आजकल नोटिस कर रहा हूँ, तो इस सेटअप के हिसाब से ऐसा ऐसा मूव आता है, इस सेटअप में कुछ इस तरह का मूव आता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि मैंने वो सेटअप लोगों को सिखाया तो खुद ही सामने से बताते हैं वो कि देखो आपने जो सेटअप बताया था वो यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से मैं नई स्ट्रैटेजीज़ को खुद भी सीखी, जब दूसरा भी उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने लगा, उसके ऊपर हम लोग कंबाइंडली बैठ के देख रहे हैं कि किस तरह से रिएक्शन आ रहा है, किस तरह से बिहेवियर आ रहा है, किस तरह से वो टारगेट हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब फिर उसको हम मेन स्ट्रीम में अपनी यूज़ करने लगते हैं। इसका कोई टाइम बाउंडेशन? नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें। कभी कभी होता है कि हमने 15 दिन किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया, फिर छोड़ दिया, नहीं समझ में आ रही उस दिन के लिए, या उसमें एक आध चेंजेस करना है तो छोड़ दिया उसको, 2 महीने बाद फिर से उसको देखना शुरू किया। तो इसमें कोई भी टाइम हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं हमको 1 महीने के अंदर इसको पक्का करना है। टेक्नोलॉजी कितना इम्पैक्ट कर सकती है आने वाले समय में? इनफैक्ट अभी भी कर ही रही है। अगर आप आज से 20 साल जाके देखोगे पहले, तो किसी ऑफलाइन ट्रेडिंग हो रही है, आप ब्रोकर के ऑफिस में बैठते थे, वहाँ से वो बताता, आप उसको बताते थे तो वो करता था। फिर आप ऑनलाइन पर आए, धीरे धीरे आपने घरों से ट्रेडिंग करने लगे, फिर आप फ़ोन के एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करने लगे, फिर एल्गो ट्रेडिंग आने लगी, फिर खाली आपके पास इंडिकेटर्स आ गए कि इन इंडिकेटर्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, उस वैसे काम होने लगा, एल्गो ट्रेडिंग आने लगी। अब एआई से रिलेटेड भी बहुत से मॉडल्स आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जैसा जैसा बताते जाइएगा वो उस हिसाब से आपके लिए ट्रेड लेता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे जाके भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो आएंगे उससे हमको एआई से और रोबोटिक ट्रेडिंग जैसे आप कह सकते हैं एक तरह से, उससे वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एआई और ऑटोमेशन जो आपने वर्ड्स मेंशन करें, इसको एक्सप्लेन करो। एआई तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया, आपने उसको कुछ बता दिया, कुछ चीज़ों के ऊपर ट्रेन कर दिया, और फिर धीरे धीरे वो उनको एग्जीक्यूट भी कर रहा है और अपने आप को उसके साथ इवॉल्व भी कर रहा है। और एक होता है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जैसे आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं कि आपने कुछ सेट पैरामीटर्स बता दिए एल्गोरिदम को, एक एल्गोरिदम बना दी कि ऐसा 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 होगा तो हम बाय करेंगे, जब बाय कर लेंगे तो उसके हिसाब से ऐसा 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 होगा तो एसएल, ऐसा 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 होगा तो टारगेट, या फिर कुछ इस तरह के पैरामीटर्स बनेंगे तो हम सेल करके चलेंगे। ये हो गया आपका एल्गो ट्रेडिंग। अब इसमें आपने जो बता दिया है वो वही कर रहा है। एआई में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि आपने जो बताया है वो तो करेगा और साथ ही साथ अपने आप को सेल्फ लर्निंग के तहत वो अपने आप को इवॉल्व करता जाएगा और उसको और बेटर कैसे करते हैं वो करता जाएगा। तो धीरे धीरे दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, एक तरह से मिली हुई हैं, बस इसमें एक जो है वो सेट पैरामीटर्स हैं, एक धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। और इसमें जैसा आप बताते चले जाएंगे कि मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से जितना और इसको एडवांस और कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग में उतने ज़्यादा चेंजेस आते चले जाएंगे। इंडिकेटर्स किस हद तक सही रहता है? देखिए, इंडिकेटर्स से अगर आप खाली रेफरेंस ले रहे हैं और प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर पे डिपेंडेंट हैं तो मेरे ख्याल से वो आपके फ़ायदा या नहीं है, लॉन्ग रन में आपको नुकसान दे सकता है। What do you do in your free time? फ्री टाइम को अगर मैं देखूं तो मैं फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूं, फैमिली टाइम स्पेंड ज़्यादा करता हूं, कभी कभी बुक्स पढ़ लेता हूं, और वो इसलिए भी करता हूं कि जब मैं बुक पढ़ता हूं तो माय सन ऑल्सो कम्स विद हिज स्टोरी बुक्स और वो भी बैठ के पढ़ता है, तो एक उसको भी एक लर्निंग मिलने लगती है। कभी कभी आई लिसन टू सम गुड पोइट्री, आई रीड पोइट्री बुक्स, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ ली, कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ या कुछ अच्छी टेलीविज़न सीरीज़ देख ली, इस तरह से मेरा फ्री टाइम निकलता है। एक मेमोरेबल इंसिडेंट आपके ट्रेडिंग करियर से?
बैक इन 2021 आई गेस, जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, सो आई वॉज डाउन विथ कोविड और आई वॉज इन आइसोलेशन। और उस दौरान देर वॉज अ डे जिस दिन मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था, एंड आई टुक अ ट्रेड वाइल लाइंग ऑन माई बेड on my phone, and it proved to be the highest profitable trade of my entire life till then. तो काफ़ी बढ़िया इंसिडेंट रहा वो, और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिंग, कि आप बेड पे लेटे हो आराम से, यू आर डाउन विथ समथिंग, और बट स्टिल पैसा बना पाए आप। तो ये स्किल अगर आपके पास है तो इससे अच्छा और क्या होगा। रोल मॉडल्स इन ट्रेडिंग। अब देखो, रोल मॉडल की बात करें अगर, तो एज सच मेरा कोई रोल मॉडल नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, किसी एक आदमी से आप सब कुछ नहीं सीखते। ऑब्वियसली माय मेंटोर इज़ माय रोल मॉडल, बट अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो मैंने फ्रैंकलिन ओचोआ से काफ़ी कुछ सीखा है, उनके बुक से, उनके प्रोग्राम्स से काफ़ी कुछ सीखा है। और चूँकि मेरी ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज़ उनकी ही रिसर्च और उनके ही स्ट्रैटेजीज़ के अराउंड घूमती हैं, तो यस, फ्रैंकलिन ओचोआ डिड मेक अ डिफरेंस इन माय ट्रेडिंग। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड। सबसे अच्छी एडवाइस तो मुझे यही बताई गई कि बी पेशेंट इनफ इन दिस मार्केट, जल्दी में कुछ नहीं होगा, एंड जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रख सकते हो उतने ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन अ लॉन्ग रन। सबसे बेस्ट लेसन जो ट्रेडिंग ने आपको आज तक सिखाया है। सबसे बेस्ट लेसन की बात अगर मैं करूं तो ट्रेडिंग ने जो मुझे सिखाया है वो है कि यू विल बी रॉन्ग, एंड मैनी टाइम्स जब आपको लग रहा हो कि आपने सबसे अच्छा एनालिसिस किया है, आप उस दिन गलत हो गए। एंड मार्केट इज सुप्रीम एंड यू नीड टू बी हम्बल टू एक्सेप्ट दैट। आप अपनी सक्सेस कैसे सेलिब्रेट करते हो? आई डोंट एक्चुअली, मे बी थोड़ा सा लोगों को वियर्ड लगता होगा, बट एक्चुअली आई डोंट सेलिब्रेट माई सक्सेस। मुझे लगता है इट्स स्टिल a journey and lot has to be achieved yet. You let the success go? No, I'm not letting this success go. I am thankful to for what I am having, but उसे celebrate मैं नहीं कर रहा हूँ। Maybe I'm thankful, शायद यही इसका एक तरह से कह सकते हैं कि by being thankful मैं इसे celebrate कर रहा हूँ, इस तरह से कह सकते हैं अगर। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई भी बहुत काम कर डाला है। इसका विपरीत, आप अपनी फेलियर्स को कैसे, सेटबैक्स को कैसे हैंडल करते हो? सेटबैक्स को हैंडल करने की बात अगर आप कहोगे तो अर्ली लाइफ में ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में ही पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हुआ हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, इनफैक्ट बैंकरप्ट तक भी हुआ हूँ बिजनेस में। तो इतने अरसे में आज जब बैठ के मैं सोचता हूँ, उस टाइम पे खैर कभी कभी ऐसा होता है जब आप उस सिनेरियो में होते हो, जब आपके पास आप लॉस में हो या आप अनसक्सेसफुल हुए हो, तो उस टाइम शायद आपके माइंड में बहुत कुछ चले। लेकिन आज बैठ के सोचता हूँ कि अगर वो ना हुआ होता तो शायद मुझे इंस्पिरेशन ना मिलती, या शायद मेरे अंदर वो डेडिकेशन और ना आती कि मुझे इसे ठीक करना है। तो मेरे ख्याल से आई वुड से कि मेरे जो फेलियर्स हैं दे वर फ्यूल फॉर व्हाट आई एम टुडे। अपनी बैंक्रप्सी का जिक्र किया, क्या आप उसको बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने बहुत साल पहले एक एम्ब्रॉयडरी, चूँकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे एक चिकनकारी काफ़ी फेमस एक आर्ट फॉर्म है, तो मैं उस चिकनकारी के प्रोडक्ट्स में डील करता था। और मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, बट मैं करता था। मैं लखनऊ में शॉप से रेडीमेड ख़रीदता था, उनको दिल्ली ले जाके बेचता था। फिर धीरे धीरे उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड भी किया था। And I used to manufacture for many renowned designers also later on in my life. But उसमें फिर मुझे कुछ ऑर्डर्स मिले जो काफ़ी ह्यूज थे। मैंने वो ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए, एंड उन ऑर्डर्स में कुछ गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से, क्योंकि जो वर्कर्स थे उनको मुझे पैसे कैश देना थे, उनको पैसे दिए, सामने से पैसा मिला नहीं, तो उसमें मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ। काफ़ी कुछ मुझे बेचना पड़ा जो मेरे एसेट्स थे। तो उसके बाद वो लॉस कवर हुआ, तो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अगर एक एडवाइस जो आपको स्टार्टिंग में मिली होती तो आप वो क्या होगी? जो अहमद स्टार्ट कर रहा था उसको स्टार्टिंग में ये एडवाइस मिली होती तो वो क्या होती?
कि जल्दी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ गई होती तो शायद ट्रेडिंग की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी डिफरेंट होती, बट एवरीथिंग आई गेस इज़ देयर फॉर अ रीज़न। तो फिलहाल एडवाइस तो यही मेरे माइंड में आती है, ये मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि भाई जल्दी अमीर नहीं बनोगे, समय है तभी आना, वरना ट्रेडिंग छोड़ दो, ज़रूरत नहीं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड सही है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? एक्चुअली मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ और उनसे जो पैसा बन जाता है उससे मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ। आपके रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, शेयर करें। आई एम प्लानिंग टू रिटायर इन अ फ्यू ईयर्स, बट चूँकि अभी मज़ा आ रहा है तो कर रहे हैं, जिस दिन मज़ा नहीं आएगा उस दिन पक्का रिटायर हो जाएंगे। ये फ्यू ईयर्स कितना स्पैन? फ्यू ईयर्स जब तक मज़ा आ रहा है, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 6 साल। फिलहाल मैंने अपने आप को, अगर आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो कुछ वक्त दिया था, उसमें भी 2 साल बचे, लेकिन देखते हैं, जब तक मज़ा आ रहा है करेंगे। आपको लाइफ में क्या रिग्रेट है? रिग्रेट तो कोई नहीं है, कर्तव्य पथ पर जो मिला है ये भी सही वो भी सही। गुड। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एनालिसिस तो सही है लेकिन ट्रेड लेने से डरता हूँ, इसको कैसे बताएंगे आप? देखो यहाँ पर आती है बात डर की, जो बात आप कर रहे हो ना, डर 2 तरह का होता है। एक डर होता है कि हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो नहीं पता है तो डर होना लाजमी है। यहाँ पर दूसरा बात जो आप कर रहे हो कि एनालिसिस सही है, यानी हमें पता है कि क्या हो रहा है लेकिन फिर भी ट्रेड लेने में डर लग रहा है। ये डर है इस वजह से कि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी एज इन कि हम सही भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। अगर गलत हुए तो हमारा लॉस होगा, लेकिन अगर वो लॉस हम मिनिमाइज़ कर दें कि भाई ठीक है, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, एनालिसिस मेरी ये है, इसके हिसाब से यहाँ पे बाय बनती है, यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ इतनी क्वांटिटी साइज़ में, तो अगर मेरा लॉस हुआ तो 100 रुपये का लॉस होगा, तो वहाँ पर मुझे डर काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये का लॉस मैनेज किया जा सकता है। लेकिन सेम ट्रेड में अगर हो कि भाई 1000-1500 का लॉस होगा, तो डर आएगा कि अगर गलत हुए तो 1000-1500 चले जाएंगे। लेकिन अगर पता हो कि 100 रुपये का लॉस होगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे जो डर है, एनालिसिस सही है, डर है लॉस का। तो वहाँ पे अगर इस तरह का डर आ रहा है तो दैट मीन्स आपका जो पोजीशन साइज है वो अभी आपके माइंड के हिसाब से कॉम्पेटेबल नहीं है। उसको कम कर दो, डर कम हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ा लेना। लॉस मेकिंग ट्रेड में एक ट्रेडर एग्जिट क्यों नहीं कर पाता? देखो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, इसे हम लॉस एवर्जन कहते हैं। होता क्या है कि हम पैसे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो जब लॉस हो रहा है तो सेंस ऑफ लॉस हमें एक फिजिकल और मेंटल पेन देता है, और इस वजह से हम उस लॉस से इतना अटैच्ड होते हैं, उससे निकल नहीं पाते। अब यहाँ पर इसके साथ साथ भी कुछ गलतियाँ आदमी करता है। आदमी को लगता है कि ये लॉस मुझे 100 रुपये का हो रहा है, ये शायद कम हो जाए थोड़ा तो मैं निकलूँ, क्योंकि इसको जैसे ही लॉस बुक कर लिया, आपको लॉस बुक हो गया, ट्रेड ख़त्म, अब वो लॉस हो गया। लेकिन जब तक आपका ट्रेड रनिंग है, चल रहा है, अभी एग्जिट नहीं हुआ है, तब तक आपके अंदर एक होप है कि शायद कम हो जाए, ऊपर आ जाए तो हमारा लॉस कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आदमी अक्सर 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन वेट भी करता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, वो होती है कि इस लॉस को कवर करने के लिए फिर वो कुछ और ड्रास्टिक स्टेप्स उठाता है, जिसमें आपका एक एवरेजिंग आ जाता है कि लॉस हो रहा था, एवरेज कर लिया कि एवरेज आउट करके निकल जाएंगे, उसमें फिर और लॉस होने लगा। फिर वो होल्ड करके बैठ गया कि नहीं अब जब ऊपर का मौका आएगा तभी निकालेंगे, और फिर इतना लॉस होने लगा कि फाइनली वो थक गया, डिसअपॉइंट हो गया, तब उसने उस लॉस में एग्जिट किया। जहाँ 10 रुपये में कर सकता था, वहाँ पे उसने 50-60 रुपीज़ का लॉस दिया। यहाँ के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से अगर आदमी काम करे, और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके पास एग्जिट लेवल पहले से डिफाइंड नहीं होता। हम ट्रेड में जा रहे हैं, हमारे पास 2 एग्जिट लेवल होंगे, लॉस में कहाँ एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट में कहाँ एग्जिट करेंगे। मैक्सिमम ये चैलेंज उन लोगों के साथ आता है जिन लोगों के पास ये एग्जिट प्लान पहले से नहीं होता। एवरेजिंग करता है, उसमें डबल नुकसान होता है। तो इसको टैकल करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए कि हमें पहले से पता हो कि हमारा एग्जिट कहाँ है, अगर लॉस में जाएंगे तो एग्जिट कहाँ करेंगे, और फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर 50-60 रुपए तक के लॉस के लिए आप वेट कर रहे हैं, आपका टाइम जा रहा है, आपका मेंटल पीस जा रहा है, आपका नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अगर आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके निकल गए होते, आपका टाइम बचा, थोड़ा सा नुकसान हुआ, एक बैंडेड रिप करने वाला जो पेन होता है वो हो गया, लेकिन अब आप फ्री हैं कि कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं।
तो यहाँ के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की अप्रोच की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मार्केट को दिन भर देखने का क्या नुकसान होता है? देखो, ये अक्सर नए लोगों में मैंने देखा है कि भाई सुबह 9 o'clock मार्केट ओपन हुआ, वो अपना स्क्रीन के आगे बैठ गए, ट्रेडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं से मतलब नहीं, बस मार्केट देख रहे हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि उनका अकाउंट ज़ीरो हो चुका है लेकिन फिर भी वो मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं और अपने आप को एक तसल्ली देते हैं कि ये सीख रहे हैं, हम यहाँ पे हम वॉच करके सीख रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करोगे, देखो प्रैक्टिस अच्छी चीज़ होती है, किसी चीज़ को कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती बैठ के देख रहे हो तो उससे आप नहीं सीखोगे। इवेंचुअली आप बर्नआउट हो जाओगे, जिसे आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट हो गए। इतना देखा इतना देखा इतना देखा, एग्जॉस्ट हो गए कि अब ट्रेड करने का दिल नहीं चाह रहा। तो आप अगर ये ऐसा कर रहे हैं, जो अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आप चाहे ट्रेड करें या ना करें, आप ज़बरदस्ती मार्केट को देखते रहते हैं, दिन में मार्केट क्लोज हो गया, अब आप शाम को इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे हैं, रैंडमली देख रहे हैं, दैट मीन्स आप थोड़ा सा एडिक्टेड हो रहे हैं और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत जल्दी बर्नआउट कर देगा, आपको एग्जॉस्ट कर देगा, फिर आपका ट्रेड लेने का ही दिल नहीं चाहेगा। सो आई गेस इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कंफर्मेशन बायस किसे कहते हैं? हाँ, कंफर्मेशन बायस, देखो भाई, हमने सोच लिया कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो हमारे सोचने से तो मार्केट चलता नहीं है, मार्केट नीचे भी जा सकता है और वो जा रहा है नीचे, लेकिन चूंकि हमने मन बना लिया, हम बायस्ड हो गए कि नहीं आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो हम घूम फिर के वो पैरामीटर्स देख रहे हैं चार्ट पर कि जो ये कहीं से हमको कंफर्म कर दे, हमारे दिल को तसल्ली हो जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। या मान लो हमने बाय साइड का ट्रेड लिया था, अब वो नीचे जा रहा है, तो बजाय इसके कि हम स्टॉप लॉस के लेवल पे उसको एग्जिट करें, हम वेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने बाय सोचा है, तो हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमें इस बिलीफ को थोड़ा सा और फ्यूल दे दें कि नहीं नहीं मैंने सही सोचा था। तो हम RSI भी देख रहे हैं, चाहे RSI देखो 30 के नीचे जा रहा है, ये ओवरसोल्ड की ओवरबॉट में जा रहा है, तो ओवरसोल्ड में जा रहा है, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। MACD देखो क्रॉस ओवर दे रहा है, देखो देखो नीचे से पुट सेलर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमको ज़बरदस्ती ये तसल्ली देगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर अप्रोच प्रैक्टिकल रखने की है और एक अनबायस्ड अप्रोच रखने के लिए आपको दोनों तरफ के पैरामीटर्स देखना चाहिए, क्योंकि इस बायस अप्रोच की ऐसे होता क्या है कि जो हम देखना चाह रहे हैं हम वही देख रहे हैं, जबकि हम मेजर पॉइंट्स जो हमें कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। भाई EMAs नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है, जब तक इनके ऊपर नहीं निकलते आप तब तक प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे रहा। प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो बेरिश बन रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं, सब इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस बेरिश है, लेकिन हमने इन सब को इग्नोर कर दिया। चूंकि हमारा व्यू बुलिश था, हम बुलिश वाले पैरामीटर्स को ही फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक अप्रोच रखना पड़ेगी कि जो भी ट्रेड लेना है या मार्केट जहाँ पर भी है उसमें अप जाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे फेवर में हैं, नीचे जाने के लिए कौन कौन से कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे अगेंस्ट हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और एक न्यूट्रल अप्रोच रखना पड़ेगी। मुश्किल है थोड़ा सा, ये बीइंग अ ह्यूमन ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आप जितने प्रैक्टिकल पॉइंट्स को अंडरलाइन करके चलेंगे आपके लिए ये बायस ठीक करना उतना आसान हो जाएगा। क्या इन सब के लिए एक ही स्ट्रैटेजी काफी है? देखो, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सी स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत तो नहीं है, एक स्ट्रैटेजी काफ़ी है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी हमेशा काफ़ी नहीं होगी। आपकी स्ट्रैटेजी ओवर द टाइम अगर आपने उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइजेशंस नहीं किए या अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रोवाइजेशंस नहीं किए, तो हो सकता है कुछ समय बाद आपकी स्ट्रैटेजी काम ना करे, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आप गलत ट्रेड्स ले सकते हैं, एग्जॉस्शन का शिकार हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपने एक या दो सीख ली उतनी काफ़ी हैं, बट समय के साथ अपने आप को आपको इवॉल्व करना पड़ेगा और वो एवोल्यूशन जो आप करेंगे वही आपकी स्ट्रैटेजी को नए समय के लिए, जब मार्केट में कुछ धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार करेगा। मार्केट एकदम से चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, लेकिन हम अपनी एक स्ट्रैटेजी में खुश हैं, उसी में हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद सडनली हमें रियलाइज़ हो कि स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे? अब हम परेशान हो गए। इसलिए अगर धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते रहते, तो आज अगर मार्केट में धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम भी धीरे धीरे चेंज होते गए, तो एक ग्रीन बेल्ट बनी रहती कि हाँ जैसा वो चेंज हो रहा है वैसे हम भी हो रहे हैं और एक आगे तक इसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे। ट्रेड लेते हैं, SL होता है, फिर टारगेट आता है, ये सबसे कॉमन चीज़ देखी है मैंने आपकी लाइफ में। आपको लॉसेज एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। अगर आप लॉसेज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने, तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो ट्रेड करो,
अच्छा सेटअप बना, ट्रेड करो, प्रॉफिट हुआ वेरी गुड, लॉस हुआ एक सेट लिमिट करो कि भाई 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड नहीं करेंगे, जाओ कल फ्रेश माइंड से आना, आज रेड में चले जाओ, कल आना। क्योंकि आप जब रेड को बार बार ग्रीन करने के चक्कर में रहोगे ना कि आज ग्रीन जाना है, बस आज का दिन, बस आज का दिन, तो आप सीख नहीं पाओगे, आप डेवलप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होगा। मार्केट में पैसा डबल होने को तो 21 सेकंड में भी हो जाता है, लेकिन शायद वंस इन अ लाइफ टाइम, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, थ्राइस इन अ लाइफ टाइम, लेकिन मार्केट पैसा डबल करने की मशीन नहीं है। मार्केट नीड्स कंसिस्टेंसी। क्या लक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है? देखो, लक कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट हो सकता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सब कुछ लक के ऊपर अगर आप छोड़ दो कि नहीं हमारा लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी किस्मत ख़राब है, तो ये भी सही नहीं है। अब इसका एग्जांपल में, एक आदमी साइकिल से बहुत बढ़िया साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, एकदम से एक रॉड हाथ में लेता है, वो अपने अगले पहिए में घुसड़ देता है, आपकी साइकिल पलट गई। अब वो कह रहा है नज़र लग गई किसी की, तो ये तो नहीं है ना। आप सेल्फ सेबोटाज भी बहुत करते हो अपनी ट्रेडिंग को। आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, कह रहे हो किस्मत ख़राब है। आप डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे हो, कह रहे हो किस्मत ख़राब है। आपसे बेतुके ट्रेड्स में आप घुसे जा रहे हो, कह रहे हो फला की नज़र लग गई। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ खुद के अंदर भी तो बैठ के देख लो ना कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो सकता है आपकी गड़बड़ हो जिसको आप किसी दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हो, तो इसको भी देख लो। सबसे कॉमन क्वेश्चन, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिंग पे फोकस नहीं है, क्या करें? भाई देखो, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो वो तो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। अगर आपको उसके जॉब की वजह से ट्रेडिंग का मौका नहीं मिल पा रहा है तो जॉब डिस्टर्ब नहीं करिए। अगर कभी कभार बीच में टाइम मिल गया तो एक आध ट्रेड ले लिया, वरना जॉब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत दिल चाह रहा है तो फिर आपके पास और मार्केट्स भी हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। आप 5 o'clock के बाद आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, रात में 12 बजे तक खुला है, आप उसमें ट्रेडिंग कर लो। आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अभी इंडिया में भी एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, ज़्यादा रेगुलेशंस का फंडा नहीं है, तो आप छोटी मोटी ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हो। तो जॉब बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर जॉब डिस्टर्ब हो रही है तो फिर उस टाइम पे ट्रेडिंग ना करो, उसके बाद भी 2 मार्केट्स हैं। ऐसा क्यों होता है कि अच्छा खासा लॉस करने के बाद भी लोग ट्रेडिंग क्विट नहीं कर पाते हैं? देखो, एक टर्म है, इसे हम संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इस टर्म में हम ये चीज़ समझते हैं कि कई बार किसी चीज़ को हम इतना ज़्यादा समय दे देते हैं, इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि फिर हम उससे पलट नहीं पाते। एक बिज़नेस हम कर रहे थे, उसमें थोड़ा 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 करके हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और बहुत ज़्यादा पैसा भी दे दिया। अब हिम्मत नहीं हो रही है कि हम उससे अलग हों, क्योंकि फिर अगर वहाँ से अलग होते हैं, उस बिज़नेस को बंद करते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक चीज़ सेंस आता है कि हमने इस बिज़नेस को इतना टाइम दिया है, इतने पैसे दिए हैं और सब वेस्ट हो जाएगा। वही चीज़ ट्रेडिंग में भी है। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनको लॉस हो रहा है और कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, वो उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग को क्विट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस ट्रेडिंग को इतना टाइम दे दिया, इतना पैसा दे दिया, अपना इतना ज़्यादा डेडिकेशन दे दिया कि अब अगर ट्रेडिंग को क्विट करेंगे तो उनके लिए वो टाइम, वो समय, वो पैसा, वो डेडिकेशन जो दिया था वो सब वेस्ट हो जाएगा उनके हिसाब से। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके जूझते रहते हैं और फाइनली रिजल्ट भी फिर वही आता है जो पहले भी था, कि नुकसान ही हो रहा है। तो यहाँ पर एक आदमी को चीज़ समझना चाहिए कि जो टाइम, जो पैसा तुमने 2 साल दिया, ठीक है दिया तुमने, लेकिन जो डे 1 पे आपका एटीट्यूड था मार्केट को लेके, ट्रेड को लेके, जो आप जिस तरह से तब ट्रेड करते थे, अगर उसी तरह से आज भी आप ट्रेड कर रहे हो और वही गलतियां रिपीट कर रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि नहीं भैया, हम ये गलतियां ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे ठीक भाई, तो ये समय, ये पैसा हम कहीं और अगर इन्वेस्ट करें या कहीं ये पैसा कहीं और दें तो हमारे लिए फ्यूचर में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं। ट्रेडिंग इज अ लोनली बिजनेस, हाउ लोनली इज इट? एक्चुअली इट इज़ वेरी लोनली बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आप ट्रेड कर रहे हो अपने एनालिसिस में बैठ के, आपके आसपास कितने ट्रेडर होंगे? मेरे ख्याल से 1 या 2 या नहीं होंगे। मोस्टली लोगों के आसपास ट्रेडर नहीं होते। हाँ, वो लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि अकाउंट खोल के कॉल पुट खरीदने बेचने से या शेयर खरीदने बेचने से वो ट्रेडर हो गए, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन एक सीरियस ट्रेडर की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे, और ऐसे लोग ना होने की वजह से
आप अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग के अपने किसी चैलेंज को डिस्कस करना चाह रहे हो जो आप फेस कर रहे हैं, अपने किसी डिसअपॉइंटमेंट को शेयर करना चाह रहे हो, आपके पास कोई है नहीं जिससे आप उसे शेयर करोगे, या जिनसे शेयर करोगे उनको समझ में नहीं आएगी ये बात, वो तो आपको और उल्टा डिस्करेज करेंगे। तो यहाँ के ऊपर वो सारे चीज़ों को एक साथ लेके आपको चलना है कि कोई डिस्कस करने वाला भी नहीं है और जिससे कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा या उसको समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोनलीनेस हो जाती है। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब आप ऐसे जिस स्ट्रैटेजी को भी या जिस पैरामीटर को या जिस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को आप फॉलो कर रहे हो उससे रिलेटेड लोग आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, उनसे आप दोस्ती कर सकते हो, उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, ताकि क्योंकि उनके साथ भी सेम परेशानी है। तो आप एक कम्युनिटी बना लो, एक कुछ लोगों से डिस्कस करोगे तो वहाँ एक हद तक आपकी वो लोनलीनेस कम हो सकती है। ट्रेडिंग के लिए कितने स्क्रीन जरूरी हैं? मेरे पीछे मुझे 3 दिख रहे हैं। एक स्क्रीन काफ़ी है, ये तो शौक में मैंने बनवा लिया है। एक स्क्रीन काफ़ी है आपके लिए। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो तो एक लैपटॉप 15 इंच का भी अगर है आपके पास तो इट्स परफेक्टली फाइन। 3 स्क्रीन मैंने लगा रखे हैं, इसकी अलग यूजेज है। लेकिन अगर मैं एक लैपटॉप से भी करूँगी, अब जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो आई यूज़ माई लैपटॉप, तो उसमें मुझे 3 स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक स्क्रीन अगर आपके पास है तो काफ़ी है, वरना 36 स्क्रीन लगा लीजिए। देखो ट्रेडिंग आती है तो एक स्क्रीन काफ़ी है, करने वाले मोबाइल से भी कर लेते हैं। ट्रेडिंग नहीं आती, आप 36 स्क्रीन लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपका रिजल्ट 0 ही आने वाला है। तो आपको जो अगर आता है तो आपके लिए एक स्क्रीन काफ़ी है। क्या स्टॉक मार्केट इजी है? स्टॉक मार्केट सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। सिंपल क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये डॉट्स इस तरह से मिलाने हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल सकता है लॉन्ग रन में। इसमें गलतियां भी होंगी, सही भी होगा, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इस तरह के सेटअप से बाइंग, इस तरह के सेटअप से सेलिंग। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मुश्किल होता है इसका एग्जीक्यूशन, कि भाई जब आप गलत हुए तो आपने कैसे रिएक्ट किया, जब आपको प्रॉफिट मिला तो आपने कैसे बिहेव किया, जब ट्रेड नहीं मिला तब आपने क्या किया, जब ट्रेड बहुत सारे मिलने लगे तब क्या किया। एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन ये सीखना मुश्किल है। क्या करना है सबको पता है, उसे कर नहीं पा रहे हैं, इसको करना मुश्किल है। इसलिए आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। टू कंक्लूड, आपने 2009 से जर्नी स्टार्ट करी थी, 2024 में आ गए हैं, आपने बहुत सारे इनसाइट शेयर करे। आपने कभी 2008 में 2009 में जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, आपने ये सोचा था आपको आनंद अरोड़ा पॉडकास्ट में आने का मौका मिलेगा? नहीं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने दया करी, यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। Thank you so much, AK, for your lovely insights and answers to my question. Thank you once again. Thank you very much. Let's start with the rapid fire round. AK, please be rapid and be fire. If you were a professional athlete, what sport would you play? Cricket. As a bowler or as a Batsman. Instagram or Twitter? WhatsApp. Introvert, extrovert? Ambivert. Last book you read? Secrets of Pivot Boss. Morning person, night person? Morning. Morning routine must have? A glass of water. Most used app on your phone? WhatsApp. One word to describe your day so far? Well, it's been interestingly exhausting. well, well, it's been interestingly exhausting. Outdoor or indoor? Indoor. Pancake or waffles? Waffles. Pizza or burger? Pizza. Summer or winter? Autumn. Sunrise or sunset? Sunrise. What's on your bucket list? To visit Northern Lights. Who inspires you the most? My son. एक इंसान जिसको आप कॉल किए बिना नहीं रह सकते? My wife. Favorite album? Sangam. Favorite beverage? Coffee. Cold coffee or hot coffee? Hot. Favorite animal? Horse. Favorite app on your mobile? Camera. Favorite artist or band? Nusrat Fateh Ali Khan.
फेवरेट बोर्ड गेम, लूडो। फेवरेट बुक और ऑथर, Khalid Hosseini's 1000 Splendid Suns and The Kite Runner. फेवरेट कार, Mustang. फेवरेट चाइल्डहुड शो, Tailspin. फेवरेट सिटी, Lucknow. फेवरेट कलर, लेट मी टेल, ब्लैक, फेवरेट डेजर्ट, Gulab Jamun. फेवरेट इमोजी, Thumbs up. फेवरेट फैशन एक्सेसरी, My ring. फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर, Minions. फेवरेट फूड, Biryani. फेवरेट गिल्टी प्लेजर, Having a pizza at midnight. फेवरेट हॉबी, Reading. एंड प्लांटिंग ट्रीज, फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, Anything with a beach. Clean beach. फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, Chocolate. फेवरेट वर्कआउट रूटीन, Walking. फेवरेट वे टू स्पेंड अ डे ऑफ, Sleeping. फेवरेट वे टू रिलैक्स, Watching old cartoon shows with my son. फेवरेट वीडियो गेम, Oh, I had one. I have not played video games since long, but yes, I used to play that Contra a lot. That's my last memory. फेवरेट स्पोर्ट, Cricket. फेवरेट सॉन्ग, Old Jagjit Singh compositions. फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, WhatsApp. डू यू यूज इंस्टा, I don't handle my Insta. फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम, The Pursuit of Happiness. एक एक शेयर हो जाए, जो पूछा है कि कैसा लग रहा है, तुम आए हो तो अच्छा लग रहा है, उसे भी एक तरफा इश्क होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है।